मेरा नाम अशरफ करीम है और मैं मुंबई में रहता हूँ। 94 में मुंबई आ गया था। वैसे मेरा जन्म बिहार में एक शहर है दरभंगा, वहाँ हुआ। हाई स्कूल वहीं से पास किया। उसके बाद फिर +2 और ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से किया और फिर 94 में मुंबई आ गया। शुरुआत वीडियो एडिटर के तौर पे की मैंने। उस समय बड़े ही मशहूर वीडियो एडिटर हुआ करते थे, रमज़ान शेख, रज़ाक शेख, बड़ा नाम था उनका। तो उनका असिस्टेंट रहा। बल्कि मैंने डायरेक्शन में भी काम किया। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रहा रवि खेमू जी का। ये कुणाल खेमू चाइल्ड आर्टिस्ट थे उस समय और एक्टर हैं अभी। तो उनके पिताजी जो कि NSD पास आउट हैं, बहुत थोड़े समय के लिए उनके साथ मैंने डायरेक्शन में काम किया। फिर बाद में मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यानी न्यूज़ चैनल बहुत आ रहे थे, तो 2003 में सहारा का न्यूज़ चैनल आया था, सहारा समय। तो मैंने वो ज्वाइन किया, वीडियो एडिटर के तौर पे ही ज्वाइन किया था। लेकिन उसी दौरान फिर मास कॉम इन जर्नलिज्म पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मुझे काफ़ी तरक्की मिली वहाँ और फिर मैं न्यूज़ एंकर, डिबेट शो होस्ट बन गया। एक शो उस समय आता था, ये उन लोगों को याद दिलाने के लिए मैं कह रहा हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ राजीव कुंवर बजाज साहब, जो कि RKB नाम का एक शो किया करते थे, बहुत पॉपुलर था उस समय। उन्होंने सजेस्ट किया, बल्कि सजेस्ट ही नहीं किया, मुझे मौका दिया कि मैं एक ऐसा शो करूं जो लोकेशन से हो और लाइव हो, सिविक इशू पे हो, जो लोगों की समस्या है वहाँ पे स्थानीय लोगों को जमा करके, और जो जनप्रतिनिधि हैं जिसमें कॉरपोरेटर, विधायक, कभी कभी जो सांसद होते थे वो भी वहाँ उस डिस्कशन में मौजूद होते थे, और वहीं बातचीत करके उस समस्या का समाधान निकाल लिया जाता था। बहुत पॉपुलर था वो शो। जिन लोगों ने 2003 से 4 से 2008-9 तक सहारा समय मुंबई देखा हो तो उन्हें खबरें मुंबई याद हो। और ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी लंबे समय तक। 2015-16 के बाद मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया। क्यों छोड़ा ये फिर कभी बताऊंगा आपको। चूँकि थिएटर आर्टिस्ट था और थिएटर करता रहता था, हॉबी थी हमारी, तो मैंने फिर टेलीविज़न नहीं छोड़ा। एंटरटेनमेंट मीडिया में यानी टेलीविज़न शोज़ किए, सीरियल्स, उसमें एज एन एक्टर कुछ शो बहुत ही पॉपुलर हुए, कुछ किरदार कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हुए, जिसमें निमकी मुखिया का नाहर सिंह बहुत मशहूर हुआ। हाल में नागिन 6 मैंने किया, जिसमें एक साउथ इंडियन का कैरेक्टर था, अय्यर। और लेटेस्ट जो सबसे लास्ट है, हालांकि चैनल बहुत पॉपुलर नहीं था जिसकी वजह से शो पॉपुलर नहीं हो पाया, लेकिन किरदार बहुत पसंद आया। जितने भी लोगों ने देखा वो बहुत अच्छा किरदार था कप्तान सिंह का। वो शो का नाम था बेटी हमारी अनमोल। माफ़ कीजिएगा, अचानक एक चीज़ जहन में आ गई जिसकी वजह से हंसी आने लगी। वो एक रील या कुछ सोशल मीडिया पे देखते हैं, कोई प्रोग्राम बना के लोग डालते हैं, तो बीच में एक ये लग के आता है, वीडियो लग के आता है, जिसमें वो बुजुर्ग से हैं कह रहे होते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो। तो वो विजुअल आ गया दिमाग में, इसलिए हंसी आ गई। माफ़ कीजिएगा, शायद आप लोगों के जहन में भी वही विजुअल आ रहा होगा कि कहना क्या चाहते हो। कुछ ख़ास नहीं, मैं अपने ज़िंदगी के सफ़र की कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, फिर आपके दिल से एक आवाज़ आई, मैंने सुनी कि कोई इतने बड़े सेलिब्रिटी तो हो नहीं गए कि तुम्हारे ज़िंदगी का सफ़र सुना जाए। अरे नहीं साहब, हर ख़ास वहाँ,
हर इंसान के ज़िंदगी का जो सफ़र है उसकी कहानी है, और वो सुनाता भी है। ये और बात है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना सुनाए, लेकिन अपने घर परिवार बीवी बच्चों को ज़रूर सुनाता है, क्योंकि उस कहानी में सब कुछ है। इमोशंस भी हैं, स्ट्रगल भी है, पेन भी है, साथ ही साथ जो गोल है, अचीवमेंट भी है, जिस गोल को उसने अचीव किया जो सोच के चला था, फेलियर भी है, सक्सेस भी है, सब कुछ है। क्या नहीं है उस कहानी में। वो अपने बच्चों को इसलिए सुनाता है कि जो गलतियां उसने की वो बच्चे ना करें, और जिसे उसने अपनी ताकत बना के कामयाबी हासिल की, वो हथियार अपने बच्चों को थमाना चाहता है ताकि वो अपने बाप से भी ज़्यादा कामयाब बने। हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा कामयाब हो, मुझसे ज़्यादा आगे बढ़े। यह है, इसलिए हर शख्स की कहानी में दम है। इसीलिए तो अब फिल्में भी बनने लगी हैं और प्लेटफॉर्म भी आने लगा। बल्कि मैं बताऊं आपको, एक बार मैं यहाँ मुंबई में ट्रैफिक बहुत होता है, तो कहीं जा रहा था। जो लोग मुंबई से वाकिफ़ हैं और जो लोग रहते हैं वो तो जानते ही हैं, या फिर जो लोग मुंबई आए होंगे वो, और जो नहीं आ पाए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ 1-2 किलोमीटर का सफ़र भी पीक आवर में तय करने में आपको घंटों लग जाते हैं। मैं एक ऑटो में बैठ गया, कहीं जा रहा था, पीक आवर था, ट्रैफिक में फंस गया, तो ऑटो ड्राइवर से ऐसी बातचीत होने लगी। बातचीत से अंदाज़ा हुआ कि वो बंदा अच्छे घर परिवार से है। मैंने यूं ही पूछ लिया। उसने अपने ज़िंदगी के सफ़र की जो कहानी सुनाई, उसमें इतना दर्द, इतना पेन था कि मेरी आंखें छलक गई। एक और ये कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन फिर कभी। एक हाल में ही मैं अपने घर में एक रेनोवेशन का काम करवा रहा था, तो एक लेबर था जो मुझसे इंटरेक्ट करता था, सारी चीज़ें वही बताता था, समझाता था। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसकी भी कोई कहानी है। मैंने यूं ही पूछ डाली। उसने जो कहानी सुनाई, मालिक से मजदूर तक की कहानी, सबक आमोज थी, बहुत कुछ सीखने लायक था। वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा किसी न किसी दिन। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी अपनी कहानी भेजें। अब तो बड़ा आसान है लोगों तक पहुंचाना, और पहुंचाई जानी चाहिए ये कहानियाँ, ताकि उससे सीख मिल सके आने वाले जनरेशन को। आने वाले जनरेशन मतलब हम उस जनरेशन के हैं, यानी मैं 50 की उम्र पार कर चुका हूँ, तो 40 से लेके 60 तक वाले जो हैं, वो 10 साल का अगर स्लैब ले लीजिए तो वो सेम जनरेशन में आते हैं। तो हम उस जनरेशन के, अभी हाल ही में मैं कोई टॉक शो देख रहा था, एक बहुत बड़े कलाकार हैं, उन्होंने कहा कि हम उस जनरेशन के हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की भी सुनी और आज अपने बच्चों की सुन रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है। बल्कि एक एग्जाम्पल मेरे जहन में आ गया, वो आप तक पहुंचा दूं। जनरेशन गैप बहुत सुनते थे अपने बचपन में कि जनरेशन गैप आ गया है। समझ में अब आया कि जनरेशन गैप होता क्या है, और हम ऐसे बीच मझधार में फंसे हैं कि ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं। वो कैसे, वो मैं बता देता हूँ आपको। अभी जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक कलाकार हैं, वो ये कह रहे थे कि हमने अपने माँ बाप की भी सुनी और अब अपने बच्चों की सुन रहे हैं। अपने बचपन की बात मैं आपको बता दूं, और उसके बाद बाप बनने के बाद जो देखा हमने वो भी आपको बता दूं। और जो इस ब्रैकेट में आते हैं, इस एज ग्रुप में आते हैं 40 से 60 तक, उन सब को ये बहुत अच्छी तरह से पता होगा। वो ये कि हम जब छोटे थे और भूख लगती थी तो माँ से कहते थे कि माँ कुछ खाने को दो, भूख लगी। माँ कहती थी रुक जाओ, मैं कुछ काम कर रही हूँ,
फ्री होके देती है, 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन हम जिद पे अड़ जाते। माँ जहाँ जहाँ जाती घर में हम पीछे पीछे घूमते, उसके पीछे पड़े रहते थे कि जब तक वो कुछ खाने को ना दे दे उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। ये तकरीबन इस एज ब्रैकेट के लोगों की यही कहानी होगी। लेकिन बाप बनने के बाद हमने ये देखा कि माँ खाना लेके बच्चे के पीछे पीछे घूमती है, हाँ उसका पेट भर ही क्यों ना गया हो, लेकिन जब तक प्लेट ना खाली हो जाए उसके पीछे पीछे घूम के खिलाती रहती है या नहीं। तो ये हम बिल्कुल बीच में हैं। तब भी दौड़ रहे थे, अब भी दौड़ रहे हैं। तब माँ बाप के पीछे भाग रहे थे, अब बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया कि किस तरह से हम जिस जनरेशन में और हम कहाँ पे हैं। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि राजा हो या रंक, हर खासो आम की जिंदगी के सफर की कहानी है। तो अगर आप अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, दो में से एक क्वालिटी तो जरूर आपके अंदर होगी। या तो आप अच्छे स्पीकर होंगे, या नहीं तो आप लिखते बहुत अच्छा होंगे। अगर आप अच्छे स्पीकर हैं तो आप शॉर्ट में अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करके, मैं डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा ईमेल आईडी, तो आप शॉर्ट में अपने ज़िंदगी के सफ़र की कहानी रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए और मैं ये जिम्मा लेता हूँ कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँगा। पंबल हो गया फिर से। मैं ये जिम्मा लेता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये जो भी कहानी आप भेजेंगे मैं लोगों तक पहुँचाऊँगा। और अगर आप लिख के भेजें तो मैं उसे अपनी आवाज़ दे दूँगा रिकॉर्ड करके। आप 2-3 पेज में अपने ज़िंदगी के सफ़र की कहानी लिख के और एक फ़ोटो के साथ, फ़ोटोग्राफ्स के साथ भेज दें, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं। हाँ, एक बात ज़रूर आपके दिमाग में या आपके जहन में आ रही होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूट्यूब चैनल शुरू किया है और कमाई का जरिया बनाएगा। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है और काम कर रहा हूँ अभी भी। बल्कि अगर यूट्यूब चैनल की बात की जाए तो आप चेक कर सकते हैं, गेट अशरफ के नाम से 2008 में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। तब लोग सोचते भी नहीं थे इसके बारे में, लेकिन समय नहीं था, ज़िंदगी के भाग दौड़ में इतना व्यस्त था कि कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस तरह की कहानी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, क्योंकि पहले जब ये प्लेटफॉर्म नहीं था और इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तब जो लोग अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहते थे वो राइटर को हायर करते थे, उनसे लिखवाते थे और फिर वो किताब छपवाते थे। जब हम छोटे थे उस समय, क्योंकि इस तरह का साधन नहीं था, तो है, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आने वाले जनरेशन को। और मैं ये जानता हूँ कि जैसे मैं छोटा था तो मैं खूब सुनता था अपने फादर से उनके ज़िंदगी के सफ़र की कहानी। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जिंदा, वो कहानियाँ जिंदा है मेरे दिलो दिमाग में, और जब तक मैं इस धरती पे हूँ वो उसी के ज़रिए जिंदा रहे। तो आप चाहें तो भेज सकते हैं, वरना आपकी मर्जी। लेकिन ऐसे लोग, जो लोग मिलते रहे मुझे और मुझे उनकी कहानी में, क्योंकि ये वो कहानी है जिसमें सब कुछ है। मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ, इसमें इमोशन भी है, इसमें पेन भी है, इसमें स्ट्रगल भी है, इसमें अचीवमेंट भी है, इसमें फेलियर भी है, तो इसमें सब कुछ है। तो आप चाहें, देखिए, दोनों, सिर्फ अचीवमेंट ही ऐसा नहीं कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद है उसकी कहानी। फेलियर की कहानी भी उतनी ही इम्पैक्टफुल और उतने ही आने वाले जनरेशन पे, क्योंकि उसी से वो सीखेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, किससे हम फेलियर की तरफ जाएं। खैर चलिए, और समय भी लगेगा, तो एक बार में तो मुकम्मल होना मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं